बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, एक बार फिर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज योर कैफ 3। आवाज़ क्लियर आ रही है जी? प्लीज़ रेज योर हैंड। प्लीज़ रेज योर हैंड। आवाज़ क्लियर है। उस्मान मलिक को आवाज़ क्लियर है जी। और किसी को जी? और किसी को आवाज़ नहीं आ रही? अरसलान लियाकत को भी आवाज़ आ रही है जी। चलें जी, सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। लोअर योर हैंड प्लीज़। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? Gentlemen, any question from the last lecture? Usman Malik? No. Any question from the last lecture in which we have discussed the three types of the meetings, that the members meetings. One is a statutory meeting, second is a annual general meeting, and any meeting other than the statutory meeting or annual general meeting is called the extraordinary general meeting. 1.4 तक हम पढ़ चुके थे जी। 1.5 powers of SCCP to call the meeting. This is also a very important. The commission has a power to call the general meeting of the company in case of there is a default in conducting the AGM or statutory meeting. The director did not proceed to call the AGM on the requisition of a member. The commission may give such direction in relation to the calling, holding, and conducting of the meeting and preparation of any documents required with respect to the meeting as the commission thinks fit. अब ज़रा इसको मैं थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल इसका एस्पेक्ट बता देता हूँ, 3-4 लाइनों का। तो मैं आपको बात समझा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आइएगा ज़रा प्लीज़। कोई इसके रिलेटेड कोई एडिशनल चीज़ तो नहीं है? चलें, ये भी हम पढ़ लेते हैं। ये वेरी नेक्स्ट पेज है। The above mentioned direction may include the direction that one member of the company, present person or by proxy, shall be deemed to constitute meeting. वो डायरेक्शन भी आ सकती है सीसीपी की तरफ से, चाहे एक बंदा ही हो, वो भी जनाब मीटिंग का जी कोरम बन जाएगा। आगे खैर अभी कोरम हमने पढ़ना है। एनी मीटिंग सो कंडक्टेड शैल फॉर ऑल पर्पसेस बी डीम्ड टू बी द मीटिंग ऑफ द कंपनी duly called, held and conducted, and all the expenses incurred for such meeting shall be paid by the company unless the commission directs the same to be recovered from the any officer of the company. वो कंपनी की मीटिंग एक्सपेंडिचर समझे जाएंगे। तो अगर ज़ाहिर है अगर डायरेक्टर्स की ऑफिसर की वजह से कंडक्ट नहीं हो सकी तो फिर वो पैसे जो है उससे रिकवर किए जाएंगे। ज़रा प्लेन पेज पे आइए, मैं ज़रा इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझा दूँ आपको थोड़ा सा। देखें, एजीएम को हम ले लेते हैं कि जी एक कोई भी कंपनी है, उसका जून क्लोजिंग है, जून 30 2020 को उसका क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि आपको पता है कि जी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी और फाइनेंशियल ईयर भी आपका क्लोज होगा और वो स्टेटमेंट्स ऑडिट होंगी। ऑडिट होके वो क्योंकि मेन एजेंडा आइटम है फॉर द एजीएम। अच्छा, ये कंपनी को कैसे पता चलता, एससीसीपी को पता चलता है कि एजीएम हुई है या नहीं हुई? देखें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ। पब्लिक कंपनी की तो बकायदा ऐड आनी है, हर चीज़ होनी है। प्राइवेट कंपनी में कैसे पता चलेगा कि अब एजीएम हुई या नहीं हुई? एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं समझता हूँ कि वो बेसिकली कंपनी लॉ का हिस्सा होना चाहिए था। मैंने तो रिकमेंडेशन भी भेजी थी कि ये इसको कंपनी लॉ का हिस्सा बनाए सिलेबस का, लेकिन बहरहाल वो हिस्सा नहीं बन सका। कोई मुझे बता, देखें हमारे जो एजीएम का हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो एजीएम का एजेंडा है उसका, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल है, उसमें एडिटर की अपॉइंटमेंट भी है, उसमें डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट भी है। तो किसी भी ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए कौन सा फॉर्म जाता है? रेज योर हैंड। किसी भी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा फॉर्म जाता है? विच फॉर्म इज टू बी फाइल्ड? एनी पर्सन? पढ़ाया हुआ है यार मैंने। खुदा के बंदो उठ जाओ, जाग जाओ। इतनी भी ठंड नहीं है कि आपका दिमाग फ्रीज हो जाए। विच फॉर्म इज टू बी फाइल्ड विद एससीसीपी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एनी ऑफिसर? कमाल हो गया यार।
कोई 4 दफ़ा मैंने ये बात बताई हुई है। और कोई झूठा सच्चा कोई बता दो। असदुर रहमान जी। असद सर फॉर्म 21। फॉर्म 21 बेटा जाता है उसका रजिस्टर ऑफिस का। एमन इकबाल सर 27 होगा फिर। और नहीं चंदा, एमन सर इकबाल। फॉर्म सर फिर 23 होगा। और ठहर जा, 20 तुक्के ना मारे जा। एमन फॉर्म 29। 529 शाबाश जी बेटा 29। इसका मतलब है हर साल कंपनी ने फॉर्म 29 लाजमी फाइल करना है, क्योंकि एडिटर की अपॉइंटमेंट हर साल होनी है। एक साल के बाद अब एडिटर को निकाल सकते हैं, उसी को नया अपॉइंट भी कर सकते हैं, उसी को निकाल भी सकते हैं। अच्छा जी, और जो एजीएम का फॉर्म है ना जनाब, वो एक होता है फॉर्म ए, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा बताना पड़ा मुझे। फॉर्म ए और फॉर्म 29 फाइल होता है इन द लाइट ऑफ एजीएम, इन द लाइट ऑफ एजीएम। इन द लाइट ऑफ एजीएम फॉर्म ए को बेटा एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी। फॉर्म 20 तो जान ही जाना है, क्योंकि एडिटर रिजाइन किया और वही एडिटर भी दोबारा अपॉइंट हो सकता है और उसकी जगह पे कोई और एडिटर भी अपॉइंट हो सकता है। इसलिए फॉर्म 29 तो कंपलसरी है, साथ जाता है फॉर्म ए। अगर मैं ये फॉर्म पहले भी हेल्ड हो सकती थी, अक्टूबर 28 2020 तक तो लाजमी हेल्ड होनी थी, या आप एक महीने पार्टिसिपेंट। क्या हो गया? हेलो, क्या हुआ? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं थी आ रही। अब आ रही है? आप जी क्लियर है? अब आ रही। ओहो जी अच्छा, सर क्लियर है। क्लियर है। और वो उसके जो उसकी इसको ऊपर कर दें जी। हेलो एमन, क्लियर है जब? जी सर क्लियर है। आप एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी का बता रहे थे, ठीक है तो उसके ठीक बाद है आप ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा पता नहीं खैर हो सही, मास्टर पे हमला करने लगे हैं सारे मिलके। अच्छा जी, अच्छा ये एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी है, फॉर्म ए है और फॉर्म 29 है। फॉर्म 29 कंपलसरी हर साल जाता है, किसमें? क्योंकि इसमें ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट लाजमी है जी, हर साल ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है। और जब जाहिर है किसी भी कंपनी की किसी भी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होनी है तो फॉर्म 29 जाना है। ये फॉर्म ए और फॉर्म 29 फाइल होता है विद द एसईसीपी इन द लाइट ऑफ द एजीएम हेल्ड बाय द कंपनी, इन द लाइट ऑफ द एजीएम हेल्ड बाय द कंपनी। तो अगर मैं ये फॉर्म ए और फॉर्म 29 नहीं फाइल की तो इसका मतलब मेरी एजीएम हेल्ड नहीं हुई। अब या देखें, एजीएम हेल्ड करें टाइमली, नंबर 2। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने 30 दिन के एक्सटेंशन ले लें, लॉ कहता ले सकते हैं। अब चौथी एक और चीज हो गई, ना मैंने एजीएम की एक्सटेंशन ली और ना मैंने एजीएम हेल्ड की, ना मैंने एजीएम की एक्सटेंशन ली, राइट। अब क्या होगा? अब जनाब मुझे एसईसीपी डायरेक्ट कर सकता है। ये जो पिछला सेक्शन अभी हम बात कर रहे हैं, दोबारा सेक्शन के ऊपर आइएगा, मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझा रहा हूं। सेक्शन के ऊपर आइएगा प्लीज। ये देखिए पीछे है, पीछे द कमीशन हैज ए पावर टू कॉल। कमीशन मुझे कह देगा भाईजान मीटिंग बुलाएं, अगर मैंने एजीएम ना बुलाई तो। अच्छा अब ये कब होगा? अब ये कब होगा? देयर इज ए पॉसिबिलिटी। आगे आइएगा प्लीज, दोबारा प्लेन पेज पे आ जाएं, प्लेन पेज पे आ जाएं, प्लेन पेज पे। अब ये देखें, ये अक्टूबर 28 को एजीएम हेल्ड होनी थी, मैंने कोई फॉर्म नहीं फाइल किया, ना मैंने एक्सटेंशन ली, नो एक्सटेंशन, नो एक्सटेंशन। अच्छा ये फॉर्म फाइल होना होता है 30 दिन के अंदर अंदर, फॉर्म फाइल होना होता है 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म फाइल होना होता है आपका। मैंने ना को फॉर्म गया,
अब एससीपी को पता चलेगा यार इसे लगता है एजीएम हेल्ड नहीं की, तो फिर एससीपी क्या करेगा, मुझे नोटिस इशू करेगा कंपनी को, मुझे क्या नोटिस इशू करेगा कंपनी को नोटिस इशू करेगा। कब? माइट बी जैन 21 क्या टू होल्ड एजीएम, भजन एजीएम बुलाएं, और टाइम पीरियड देगा कि इतनी देर के अंदर एजीएम बुलाएं। टाइम पीरियड मुझे क्यों देगा, क्यों? एजीएम का 21 दिन का नोटिस भी तो देना, 21 डेज नोटिस भी देना। वो कहेगा मुझे जी फरवरी 28 तक एजीएम कर दें, जी मार्च 31 तक एजीएम कर दें। तो बेसिकली ये एक और रास्ता रखा गया कि अगर आप एजीएम होल्ड नहीं करेंगे तो चीफ कमिश्नर के कहने पे आपको एजीएम, फिर तो आपको एजीएम करना पड़ेगी। एनी क्वेश्चन जी? अब बोलें सवाल, एनी क्वेश्चन जी? एमन कौन जी बेटा? सर अभी आपने बताया था फॉर्म हैज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज, सर विद इन 30 डेज ऑफ क्लोजिंग, विद इन 30 डेज ऑफ द होल्डिंग ऑफ द एजीएम। ठीक है सर। ठीक है जी। ये सेक्शन बेसिकली आपके सिलेबस में होना चाहिए। एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी का नहीं है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा, चलें आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि जब ऑडिट करेंगे तब भी आप फॉर्म में बाकायदा रिक्वायर करेंगे, क्योंकि फॉर्म, पिछले फॉर्म से पता चलेगा कि आपने ऑडिट, आप उस कंपनी के ऑडिटर हैं या नहीं है। फॉर्म फाइल होगा तो पता चलेगा कि ऑडिटर है या नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलिए जी, नेक्स्ट चलें। कंडक्ट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग करनी कैसे है? द फॉलोइंग प्रोविजंस शैल अप्लाई टू द जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी मीटिंग्स और क्लास ऑफ मीटिंग्स। नोटिस जाना जी, जाहिर जाने जाना जी, ठीक है। जो रजिस्टर्ड मेंबर ने दिया हुआ है उसमें भेजेंगे, या उसने कहा हुआ है कि कम्युनिकेशन एड्रेस मेरा ये है, वो होता है ना परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस जैसे आपके आई कैप के फॉर्म में भी होता है, सेम इज दैट, ठीक है जी। और नोटिस जो है वो कोरियर के जरिए भेजेंगे, या पोस्ट के जरिए भेजेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए भेजेंगे। नोटिस पे क्या होगा जी, कब मीटिंग होनी है, किस डेट को होनी है, कितने बजे होनी है, और किस जगह पे होनी है, और साथ क्या जाएगा, साथ एजेंडा जाएगा अलोंग विद द स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस। ये है ना जी, अलोंग विद स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, दिस इज कॉल्ड द एजेंडा। डेट, प्लेस, टाइम एंड एजेंडा इज अ कंपल्सरी पार्ट of the meeting. Next, notice of the meeting specifying the place along with the statement transacted with every business shall be given to every member. हर मेंबर को जाएगा, हर डायरेक्टर को जाएगा, हर उस पर्सन को जाएगा जिसकी सपोज डेथ हो गई हुई है या बैंकरप्सी हो गई हुई है, तो किसी और को भेजना है, लीगल हायर्स को भेजना है, और कंपनी के ऑडिटर्स को भी जाएगा। The notice shall be sent in the manner in which the notices are required to be served, but the accidental omission to give notice to or non-receipt of notice by any member shall not invalidate the proceedings of the meeting. कोरियर गया घर जी, वहाँ बंदा ही नहीं था, वो 21 दिन के लिए कहीं यूके गया हुआ था बंदा, तो बंदा कल को कहे जी नोटिस तो आया था, मैं यूके नहीं था, लिहाजा मीटिंग की प्रोसीडिंग को इनवैलिड करार दिया जाए, तो भाईजान उससे मीटिंग की प्रोसीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ओमिशन हो गई। बट the address should be properly, ये भी नहीं है अहमद जबार फैसलाबाद जी हमने नोटिस भेजा कंपनी का, नहीं ना कोई गली ना कोई महल्ला, अहमद जबार कनार रोड फैसलाबाद, वो कनार रोड तो इतनी लंबी है, समनाबाद तो वो आगे समुद्री जाल वहां तक कनार रोड है, तो नोटिस प्रॉपरली सर्व होना चाहिए। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी सर्टेन मेंबर्स, ये हम पढ़ के आए कि अगर 10% मेंबर्स कहें 7 days बिफोर, तो कंपनी को अरेंजमेंट करने चाहिए वीडियो लिंक के, तो मेंबर जो पार्टिसिपेट करेंगे वो खुद भी कर सकते हैं, वीडियो लिंक के जरिए भी कर सकते हैं, और प्रॉक्सी भी कर सकते हैं। और ये मैं आपको पढ़ा के आया, प्रॉक्सी भी हम ही अभी प्रॉक्सी पढ़ेंगे। प्रॉक्सी में आपको जो पढ़ा के आया हूँ, तो प्रॉक्सी अभी लीगल है, प्रॉक्सी अभी क्या है, प्रॉक्सी अभी लीगल है, चेक करो यहां प्रॉक्सी लीगल है जी। आप जब प्रॉक्सी लगाते हैं तो वो इलीगल है, आप क्लास में जो प्रॉक्सी लगाएंगे वो इलीगल है, लेकिन जो आप यहां पे प्रॉक्सी भेजेंगे, बिकॉज यहां पे रिटन फॉर्म में होती है, यहां पे डॉक्यूमेंटेड होती है। आप तो गेड़ा कराते हैं,
ठीक है जी। प्रॉक्सी का अभी सेक्शन आता है, वो पढ़ेंगे कि कैसे वो होती है ये। और ये हमारा क्या है, ये बेटा हमारा है एजेंडा ऑफ द मीटिंग, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। या इंटरम डिविडेंड नहीं होता, या फाइनल डिविडेंड होता है, या बेशक द इलेक्शन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। आपको पता है डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हम पढ़ चुके हैं कि यार 3 साल बाद होती है। फर्स्ट डायरेक्टर्स होल्ड देयर ऑफिस अप टू फर्स्ट एजीएम, तो उसके बाद 3 साल, तो इसका मतलब एजीएम में और डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होनी है। और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, उनका रेमोरेशन और उनकी फीस कितनी होगी, ये आपका ये अच्छा, ये क्या ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस है? ये बेटा ऑर्डिनरी बिजनेस है। स्पेशल बिजनेस वो है जहां स्पेशल रेवेन्यू पास होनी है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस में क्या फर्क है, एजीएम का एजेंडा ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस वो है जहां स्पेशल बिजनेस स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी है, लाइक चेंज इन मेमोरेंडम, लाइक चेंज इन आर्टिकल, लाइक चेंज ऑफ नेम। ठीक है, दीज आर ऑल द स्पेशल बिजनेस। आगे चलें जी। अब ये देखें, उसे खुद ही कह दिया कि ये स्पेशल बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ खुद ही बता दिया ये स्पेशल बिजनेस नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स फॉर स्पेशल बिजनेस। अच्छा, जब भी आप स्पेशल बिजनेस करते हैं ना जी, स्पेशल बिजनेस का मतलब है सपोज चेंज ऑफ नेम है, तो आपको साथ स्टेटमेंट देना पड़ती है मटेरियल फैक्ट्स की। इसका क्या मतलब है, पहले मतलब समझ ले तो बात बड़ी आसान समझ आ जाएगी आपको। इसका मतलब है कि जनाब आप नाम क्यों चेंज करना चाहते हैं, हमने साथ स्टेटमेंट फैक्ट देनी है। आप मेमोरेंडम चेंज करना चाहते हैं, आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, आप आर्टिकल चेंज करना चाह रहे हैं, आप क्यों चेंज करना चाहते हैं, यू हैव टू पुट द रीजंस, दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स। A statement setting out the material facts concerning the special business shall be next to the notice of the meeting. In particular, the nature and extent of the interest of any director, whether directly or indirectly, shall be stated. अगर किसी बिजनेस में डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, अब डायरेक्टर का इंटरेस्ट कहाँ हो सकता है? एनीबॉडी। इंटरेस्ट ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स? पढ़ा क्या आया हूं? रेज योर हैंड प्लीज। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स? कोई हाल नहीं यार, रेज योर हैंड। झूठा, सच्चा, कच्चा, मच्चा, जिस तरह का मर्जी बता दें, कच्चा, पक्का, झूठा, सच्चा, हल्का, बारा। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स? जी मोहम्मद असमर जी। सर अगर एक डायरेक्टर की 2 कंपनीज में शेयर्स हैं, तो फिर वो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर वो इंटरेस्ट आएगा उसका। ठीक है, हुनैरजा चलें। हुनैरजा। सर गुडविल क्रिएट करने के लिए। और नहीं चंदा, गुडविल क्रिएट करने कहाँ से आ गया? हुनैर ने तो फिर पास की बात की है, तुमने तो बिल्कुल ही बात का बेड़ा गर्क कर दिया। लैकिंग ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट अगर होगा, लैकिंग ऑफ फिड्यूशरी बिहेवियर होगा, लैकिंग ऑफ फिड्यूशरी बिहेवियर होगा, तो क्या होगा असमर? तो इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, हाँ जी, इनएलिजिबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है कि जिस कंपनी के साथ वो उसकी कंपनी डील कर रही है, वहां कोई डायरेक्टर का इंटरेस्ट तो नहीं है, वहां उसकी बेगम डायरेक्टर तो नहीं है, तो दीज आर ऑल द इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोई इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर तो आपको बताना पड़ेगा। व्हेन एन आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स एन अप्रूवल ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय मीटिंग द टाइम एंड प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट मे बी इंस्पेक्ट। और कोई डॉक्यूमेंट है तो वो कहते हैं डॉक्यूमेंट अगर किसी ने आगे देखना देख ले, ठीक है जी। मसलन वो समझते हैं, वो कहते हैं दूसरी कंपनी के बारे में हमें बताएं, तो उसका डॉक्यूमेंट वो कहेंगे जिस दिन आप देखेंगे उस दिन आके अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लें जी। नेक्स्ट, ये स्पेशल बिजनेस नहीं है, फिर वो बात वही कर रहा है, वो इलस्ट्रेशन तकरीबन वही है जी। प्रिजाइडिंग द मीटिंग, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ मीटिंग इफ एनी शैल प्रिजाइड एज अ चेयरमैन। जो बोर्ड का चेयरमैन होगा वो मीटिंग पर एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। इफ देयर इज नो सच चेयरमैन, अगर किसी का चेयरमैन नहीं है, और इफ एनी ऑफ द मीटिंग इज नॉट प्रेजेंट विद इन द 15 months आफ्टर टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, और इज अनविलिंग टू एक्ट एज द चेयरमैन, चेयरमैन नहीं आया उस दिन, यानी कि इमाम मस्जिद नहीं आया, और या वो कहता जी आज मैंने चेयरमैन नहीं करना, अनविलिंग है, तो कोई भी डायरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होगा, वो कंपनी की मीटिंग को चेयर कर देगा। देखिए हर मीटिंग चेयर होना जरूरी है, वरना तो चूचू का मरबा बन जाएगा।
हर किसी ने मीटिंग प्रोसीडिंग कंट्रोल तो करनी होती है। अब मैं कहूँ जी क्लास में मैं भी आ जाऊँ, क्यूम भाई भी आ जाएं, जुनेद साहब भी आ जाएं, निशान साहब भी आ जाएं, और जी सारे मिलके पढ़ लेते हैं, तो क्लास पढ़ाई जाएगी? नहीं पढ़ाई जाएगी। इफ नन ऑफ द डायरेक्टर इज प्रेजेंट और अनविलिंग टू एक्ट एज चेयरमैन, कोई डायरेक्टर मीटिंग करना नहीं चाहता, तो कहता जो मेंबर प्रेजेंट है उनमें से कोई चेयर कर जाए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। क्यों? डायरेक्टर्स को तो हर काम का पता है, और मेंबर्स को तो नहीं पता। मेंबर्स तो बाहर बैठे होते हैं बेटा। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ वोट्स इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, एवरी मेंबर शैल हैव अरहम। अच्छा जी अरहम। सर अजानें हो रही हैं, अगर 15 मिनट आप वेट कर लें। अजान शुरू हो गई? अच्छा, इधर नहीं शुरू हुई ना, क्योंकि हमारे चलो ऐसे है कि हाँ जी 5:22 हुए हैं, तो बेटा मेरे पास घड़ी में 5:22 हुए हैं, 5:30 पे दोबारा शुरू करते हैं क्लास। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम अगेन जी, आवाज़ आ रही है जी? प्लीज़ रेज योर हैंड। वॉइस क्लियर है? किसी एक को ऑन कर दो जी। उस्मान मलिक, उस्मान आवाज़ क्लियर है? लेकिन तुम्हारी हैंड फ्री ठीक नहीं है, अपनी हैंड फ्री ठीक करो। असदुर रहमान, असदुर रहमान जी। असद, या सर क्लियर है। हाँ ये हुई ना बात, ये आप क्या उसकी उस्मान मलिक की हैंड फ्री ठीक। चलो जी, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। अब हम म्यूट करो सबको यार, म्यूट करो सबको पीछे बात। अच्छा जी, इन केस ऑफ द कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, एवरी मेंबर शैल हैव वोट्स प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। जितने शेयर उतने वोट होंगे, और द सिक्योरिटीज कैरिंग द वोटिंग राइट्स हेल्ड बाय हिम according to the entitlement of the class of such shares of security as the case may be. However, at the time of voting, fractional votes shall not be taken into account. फ्रैक्शनल वोट्स ज़ाहिर है पॉइंट्स में वोट तो होंगे भी नहीं बहरहाल खैर, लेकिन वो जी नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से आपके वोट कैलकुलेट होंगे। प्लीज नोट केयरफुली दैट वी हैव यूज्ड द वर्ड प्रोपोर्शन टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स रादर देन द इक्वल टू द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स. This is because of various classes of share in the company. If the company has more than one class of shares, then the voting rights of one class may differ from the other. But whatever the difference may be, the voting rights shall have the regard to the paid up value of the shares. यानी एक्चुअली तो पेड अप वैल्यू के हिसाब से शेयर चलते हैं। हाँ, बाज का ऐसा ना हो जी वो किसी क्लास में कहा जाए जी 3 शेयर के बदले में 1 वोट, तो वह जब वहां जब फ्रैक्शन क्रिएट होगी ना, तो वो कहता वो फ्रैक्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और कंपनी का लिमिटेड गारंटी और शेयर कैपिटल नहीं है, तो एवरी मेंबर ऑफ शैल वन वोट, उस दिन एक ही वोट होगा। ऑन अ पोल ऑफ वोट्स, ऑन अ पोल जब पोलिंग होगी, वोट्स में बी गिवन आइदर पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक और प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट। आप वीडियो लिंक के जरिए वोट खर्च कर सकते हैं, खुद भी जाके वोट डाल सकते हैं, प्रॉक्सी के जरिए भी वोट डाल सकते हैं, और पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। A member holding the shares or other securities carrying voting rights shall not be debarred from casting vote. किसी को आप वोट डालने से नहीं रोक सकते। Nor shall anything contained in the article having the effect of so debarring. और ना ही आप कह सकते हैं अच्छा जनाब के वो आर्टिकल में हमने वैसे तो आपका वोटिंग एक बेसिक राइट ऑफ द एवरी मेंबर ऑफ, स्पेशली जो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, तो उसके बगैर तो कंपनी चल नहीं सकती। आप कहें जी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है वोट डाल नहीं सकते, भाई जब वोट नहीं डाल सकते तो फिर वो ये सारी मीटिंग किस बात की होनी है, किस बात का कोई हमने कोई चीज पास करनी है। सिंगल मेंबर कंपनी, ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट रिगार्डिंग द कॉलिंग ऑफ होल्डिंग अप्रूवल जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग इलेक्शन के सिंगल मेंबर कंपनी शैल बी डीम्ड कंप्लाइड विद इफ द डिसीजन इज रिकॉर्डेड इन द रेलेवेंट मिनट बुक एंड साइंड बाय द सोल मेंबर और सोल डायरेक्टर एज द केस में बी। सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही बंदा होता है, ज़ाहिर उसी की पावर है, सारा कुछ वही है, वो कहता है उसने जो मिनट बुक में लिख दिया ना हम समझेंगे वो पास हो गया। बंदा ही कौन है दूसरा, अकेला बंदा जो मर्जी फैसले करे। सिंगल मेंबर कंपनी वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वोट्स के हिसाब से कोई एक आध इस तरह का सवाल आ सकता है कि वो अकेला बैठा तो नहीं वोट दे देगा, चलो जी मैं अपने आप को वोट दे दिया। वो कहता मिनट्स बुक्स में जो लिख दिया ना हम समझेंगे वही उसने पास कर दिया। वैसे आपस की बात है, ये बात थोड़ी सी मजाका खेज सी है। मजाका खेज इसलिए है कि सिंगल मेंबर कंपनी है, ठीक है, वो मिनट बुक में लिख दे कि जनाब ये रेजोल्यूशन मैंने पास कर दी, खुद ही साइन करे, खुद ही जनाब अहमद जबार, जनाब नीचे से अहमद जबार ने फरमाया और अहमद जबार सवाल किया, अहमद जबार ने जवाब दे दिया। चलें जो भी है, खैर पढ़ना तो है ना हमने। वोटिंग बाय द शो ऑफ हैंड्स एट ए जनरल मीटिंग ए रेजोल्यूशन पुट टू वोट और द मीटिंग शैल अनलेस अ पोल इज डिमांडेड बी डिसाइड ऑन द शो ऑफ हैंड्स। यानी कि जो फर्स्ट डेक्लेरेशन होगा अब वो कहें अच्छा जनाब पार्कर हैंडल को ऑडिटर अपॉइंट किया जाए या वो हम कह दें जी चलें यूसुफ आदिल को अपॉइंट किया जाए, तो शो ऑफ हैंड्स कर लें, फर्स्ट इंस्टांस शो ऑफ हैंड हो जाएगा। हाँ, कोई अगर उठ के कह दे कि पोल डिमांड, पोल का मतलब होता है देखिए पोलिंग और शो ऑफ हैंड में फ़र्क क्या है। शो ऑफ हैंड हाथ खड़ा करके बता दें, पोलिंग क्या वोट डाल के बताना है, डब्बे में वोट डाल के बताना है, उसको हम पोलिंग कहते हैं।
On a vote on the resolution at a meeting by show of hands, a declaration by the chairman that the resolution has passed or has not been passed. देखिए पोलिंग एक लंबा काम है, शो ऑफ हैंड इज एन इजी जॉब, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि बजाय ये कि आप शो फर्स्ट टाइम पोलिंग पे चले जाएं तो आप शो ऑफ हैंड पे वोट, मेरे अगर 50 वोट हैं तो मैंने अगर हाथ खड़ा कर दिया तो ठीक है, वो कहता जी ज़्यादा बंदे खड़े हो वरना पोल आप डिमांड कर लें, पास यूनानिमसली और बाय पर्टिकुलर मेजोरिटी, ज़ाहिर रेजोल्यूशन पास होगी वो यूनानिमसली पास होगी या मेजोरिटी पास होगी, बाय मेजोरिटी होगी। यूनानिमसली मीन्स होता है 100%, is a conclusive evidence of that fact without proof of the number of proportion of the votes recorded in favor or against the resolution. आपने बकायदा मिनट बुक में लिखना है कितने वोट इसके हक में आए और कितने वोट इसके खिलाफ आए, और जो लिखा जाएगा वही कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि जनाब ये रेजोल्यूशन पास किस तरह हुई है, यूनानिमसली हुई है या बाय मेजोरिटी हुई है। अब जनाब सेकंड जो ऑप्शन है, यहाँ तो सवाल तो बोल दें जी, एनी क्वेश्चन अप टू हेयर? जी अली, जी अली सर ये जो ऑडिट होता है ये एजीएम से पहले नहीं होता कंपनी का? हाँ जी पहले हो जाता है सर, फिर हम ऑडिटर तो एजीएम में नहीं अपॉइंट कर रहे जो आपने पहले बात की थी? वो पिछली बेटा एजीएम में अपॉइंट अगले साल का करते हैं ना। सर यानी एक साल पहले ही हाँ जी हमने करना? ऑडिटर पहले कर लेते हैं, ऑडिटर पहले अपॉइंट करते हैं। जी सर ठीक है सर, शुक्रिया। यानी कि अक्टूबर 28, 2020 को जो एजीएम होगी ना, हेलो, वो किस साल की ऑडिटर अपॉइंट होगा? वो जून 2021 के लिए होगा। जी सर हो गया सर क्लियर, यानी अगली एजीएम जो पिछला होगा वो हाँ जी सब समय लग हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे चले। वोटिंग बाय पोल बिफोर ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट के डिक्लेरेशन से पहले पहले कहा जा सकता है, शो ऑफ हैंड के रिजल्ट से पहले पहले तो बंदा उठ के कहते भाई नहीं जी पोलिंग कराएं जी, हम नहीं शो ऑफ हैंड को मानते, इसलिए बंदे खरीदे हुए हैं। मे बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयरमैन, चेयरमैन कह दे मीटिंग का ऑफिस ऑफ मोशन, वो खुद भी कह सकता है, या shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by the members, current person or through video link or proxy were allowed and having not less than 1/10 of the total voting power. टोटल वोटिंग पावर का अगर एक बड़ा 10 लोगों ने कह दिया, देर के 10% हो गए कि जनाब पोलिंग हो, तो फिर पोलिंग होगी, पोलिंग डब्बे के अंदर होनी है, वहाँ पता नहीं चलता कौन किसने वोट डालना है, शो ऑफ हैंड में तो पता चल रहा है कि किसने किसको वोट डालना है। द डिमांड फॉर ए पोल में बी विड्रॉन, उसने पहले पोल डिमांड कर लिया, बाद में कहे उन्होंने थू मारा, रहन दो, दफा करो जी, शो ऑफ हैंड कर दो जी, डिक्लेयर कर दें, तो आप पोल विड्रॉ डिमांड जो है वो पोल की विड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोल थ्रू सीक्रेट बैलेट, व्हेन अ पोल इज डिमांडेड ऑन एनी रेजोल्यूशन इट मे बी ऑर्डर टू बी टेकन, अब पोल की बात हो रहा है, to be taken by the chairman of the meeting by secret ballot on his own motion and shall be ordered to be taken by him on a demand made it on that behalf by the member present person through proxy, ये खुद भी कह सकता है या 1/10 भी कह सकता है। A poll demanded on the election of a chairman or on the question of adjournment shall be taken forthwith. A poll demanded on any other question shall be taken at such time not more than 14 days from the date on which it is demanded as the chairman of the meeting may direct. यानी जिस दिन पोल डिमांड किया गया ना उसके 14 दिन के अंदर अंदर पोलिंग करवानी है, उसके 14 दिन के अंदर पोलिंग करवानी है। लेकिन अगर एक पोल डिमांड किया जाता है इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, वो कहता है मैंने भी चेयर करना, वो दूसरा कहता है मैंने भी चेयर करना, चलो इलेक्शन कराएं, किसने मीटिंग चेयर करनी है। और क्वेश्चन ऑफ एडजर्नमेंट, क्वेश्चन ऑफ एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि कोई सवाल आया हुआ है तो इसको एडजर्न कर लें, अगली मीटिंग में ले जाए, वो कहता है उसी वक्त डिसाइड होगा। जाहिर है दो बंदों का रोला पड़ गया, वो कहता है जी चेयर मैंने भी चेयर करना है, वो कहता है मैंने भी चेयर करना है, तो वो तो इसी वक्त डिसाइड होगा तो चेयर होगा ना। आप कोई चीज मुलतवी करनी है तब भी वो उसी वक्त होगा। लेकिन दो सवालों के अलावा अगर कोई पोल डिमांड हो रहा है तो वो 14 दिन के अंदर अंदर आपने पोलिंग का फैसला करना है। व्हेन अ पोल इज टेकन द चेयरमैन और द नॉमिनी एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स डिमांडेड द पोल शैल स्क्रूटनाइज द वोट एंड गिवन ऑन द पोल एंड द रिजल्ट शैल बी अनाउंस्ड बाय द चेयरमैन। चेयरमैन के पास पावर है जी उसने वोट पोलिंग कैसे करवानी है एंड द रिजल्ट ऑफ द पोल और डिसीजन ऑफ द मीटिंग, और फिर हम कहेंगे कि जनाब इस बात पे शो ऑफ हैंड के लिए डिसीजन नहीं हुआ, इस बात पे पोलिंग पे फैसला हुआ है। एनी क्वेश्चन?
एनी क्वेश्चन? जी अरसलान जी। सर ये सीक्रेट बैलेट और जो आम पोलिंग होती है सर, इसमें कोई फर्क है? नहीं जी, वही चीज़ है ना, वही चीज़ है। ठीक है सर। हाँ जी, अपनी हैंड फ्री ठीक करो जी, आगे चले जी। हैंड फ्री ठीक करो अपनी। अच्छा ये दिस इज अ होमवर्क जी। एग्जाम्पल 11 इज योर होमवर्क, 12 इज आल्सो योर होमवर्क। प्रॉक्सी अब जी हम कल पढ़ना शुरू करेंगे जी, आज के लिए इतना ही, फिर आपके लिए ज़्यादा ना हो जाए। प्रॉक्सी हम इंशाअल्लाह ताला कल पढ़ना शुरू करेंगे जी। इत्तदा अब्बास जी, इत्तदा जी बेटा। हेलो सर। जी सर क्वेश्चन तो कोई नहीं, सर कहना था कि आज का लेक्चर अपलोड कर देंगे, इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है। चलो जी, लेक्चर अपलोड अभी कर दें जी, अभी हो जाता है जी, अभी हो जाता है। लो जी, प्रॉक्सी हम इंशाअल्लाह ताला कल पढ़ेंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी। हो जाता है लेक्चर अपलोड जी, मैंने कह दिया। ओके लो।